अस्त्रों शस्त्रों से नहीं, लड़ाई चरित्र से जीती जाती है। पाकिस्तान का एक कैप्टन था और उसको पाकिस्तान का हाईएस्ट जो अवार्ड है निशान हैदर मिला। वो किसके कहने पर मिला आपको पता है? बिना खेल कूद में, बिना एडवेंचरस चीज़ों में हिस्सा लिए आप में वो क्वालिटीज डेवलप नहीं हो सकती हैं जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर में चाहिए। राम काज लगी तब अवतारा, स्तुनत ही भय पर्वताकारा। धर्म एक ऐसी चीज है जिसकी आड़ में बहुत सी वांटेड अनवांटेड दोनों ही चीजें पनपती हैं। जहाँ तक तुलसीदास की बात है, उनके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उनके बारे में समझते नहीं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आज तुलसीदास अपने भौतिक शरीर में नहीं है लेकिन कम से कम उनका साहित्य है, तो आप उस साहित्य को पढ़ो तो सही। ये कथन किसका है? ये कथन क्या रामचंद्र जी का है? वो क्या कहते हैं कि धूम कुसंगति कारिक होई और लिखिए पुराण मन जुमस सोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हमारे साथ में है ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जो इंडियन एयरफोर्स के वेटरन हैं और 30 साल इंडियन एयरफोर्स में एजुकेशन विंग में सेवा देने के बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अभी सर एसएसबी की प्रिपरेशंस कराते हैं साइकोलॉजी फील्ड में, और कई सारी और चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सर के साथ वो ये है, सर रामचरितमानस के बहुत, क्या बोला जाए, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं और बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है उन्होंने, स्वाध्याय किया है, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आप सब तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं जो उन तक सीमित हैं अभी तक, और आप भी उसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके आए और आप खुश और समृद्ध हो सकें। स्वागत करते हैं सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार श्रीवास्तव। जय हिंद सर, जय हिंद, स्वागत है सर आपका। और सर कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ी राम जी कृपा है सर आज, जो आज हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। आपकी विनम्रता सर और हम चाहेंगे सर कि जो आपके जीवन में जो गुजरा है सर, जो मतलब आपने जो आपकी लाइफ अभी तक पाथ रहा है, वो सब हम एक एक करके डिस्कस करें और वो सब चीज़ें डिस्कस करें जिससे आने वाले जो हमारा भारत है, जो युवा है हमारे, उन तक एक सही विचारधारा पहुंच सके और उनको एक गाइडेंस मिल सके कि किस प्रकार से वो अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। सर संतोष जी, मैं कहना चाहूँगा कि आपका उद्देश्य अत्यंत ही पवित्र है। इट्स अ वेरी वेरी नोबल कॉज फॉर विच यू हैव इनवाइटेड मी। जहाँ तक मेरी अपनी जर्नी की बात है तो देखिए, मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों ही लीगल फील्ड्स में थे, दोनों ही लॉयर थे। ओके सर। लेकिन आपको पता है कि एक मध्यम वर्ग परिवार ऐसा होता है और विशेषकर बुद्धिजीवी परिवार ऐसा होता है जहाँ पर एक पीढ़ी अपना भरण पोषण करती है, दूसरी पीढ़ी को तैयार करती है। सर लेकिन उसके पास विरासत में देने के लिए कुछ धन या संपत्ति या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है। हम 5 भाई बहन हैं और हम सभी ने अपने अपने क्षेत्र चुने हैं। हम में से किसी ने लॉ को अपना क्षेत्र नहीं चुना। मेरे बड़े भाई साहब मेट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रिसर्च में रिटायर हुए। मेरी बड़ी बहन मैथमेटिक्स में लेक्चरर थी। सर छोटा भाई मेरा पत्रकार है और छोटी बहन, हालांकि वो पीएचडी है, उसने कुछ दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था, लेकिन अपनी परिस्थितियों के चलते वो अभी अपना घर बार और अपने पति का बिजनेस संभाल रही हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा भी मन था शिक्षा के क्षेत्र में जाने का शुरू से ही, और इसके कारण मैंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर आगे पढ़ने की इच्छा थी मेरी। लेकिन इस बीच में एक प्रश्न आता है कि इसके बाद क्या। सर और एक डिफाइनिंग मोमेंट आने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन बुशेस। सर और मैं 1985 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर है। सर तो साइड बाय साइड मैं कुछ और एवेन्यूज़ देखता रहा, तो एक दिन मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया कि एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। फिर एसएसबी में क्लियरेंस भी हो गया पहले अटेम्प्ट में, और उसके बाद ही मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। तो मैंने आगे की जो पढ़ाई का जो प्लान था एमफिल या पीएचडी करने का, वो मैंने छोड़ करके वायुसेना में एजुकेशन ब्रांच मैंने ज्वाइन कर लिया। 3 जनवरी
87 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और 19 दिसंबर 1987 को मुझे एजुकेशन ब्रांच में कमीशन मिला। वेरी नाइस। उसके बाद करीब मेरी पहली पोस्टिंग हुई बैंगलोर में और करीब 1 साल और कितना बताएं, करीब 19 महीने की ही मेरी सर्विस थी, जबकि मुझे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में बतौर मनोवैज्ञानिक एज ए साइकोलॉजिस्ट मैसूर में मेरी नियुक्ति हो गई। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारा काम केवल साइकोलॉजी के ही फील्ड में किया। 2 बार मैं सिलेक्शन बोर्ड्स में एज ए साइकोलॉजिस्ट रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैसूर में, फिर 3 साल के करीब वाराणसी में। उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 बार मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। 2 बार मेरी पोस्टिंग हुई है एज एकेडमिक हेड इन 2 सैनिक स्कूल्स। आजकल उसको वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, हमारे वक्त में हेडमास्टर कहा जाता था उसको। तो 2 सैनिक स्कूल्स में, इम्फाल और कपूरथला, यहाँ पर मैं हेडमास्टर रहा हूँ। हेडमास्टर होने के साथ साथ सैनिक स्कूल में एक एनसीसी की टुकड़ी होती है सर, और उसका मैं कमांडिंग ऑफिसर भी था। जब मैं कपूरथला में था तो मेरा सिलेक्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी हुआ था एज ए कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एनसीसी। उसके बाद फिर मैं वापस नॉर्मल एयरफोर्स की स्ट्रीम में आ गया और मेरी आखिरी पोस्टिंग बेलगाम में हुई, जहां एक इंस्टीट्यूट है NTTI, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर कुछ एयरमैन के ट्रेड्स और कुछ NCs, हमारे यहाँ एक कैडर होता है NC जो ट्रेड्समैन आप कह सकते हैं सर, उसका मैं चीफ इंस्ट्रक्टर था। वहाँ पे रहते रहते मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं मूलतः एक पढ़ने पढ़ाने के बेंट ऑफ माइंड के साथ मेरा है, और मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा मैनेजमेंट का काम मुझे अब जैसे जैसे मेरी प्रमोशन या जैसे जैसे मतलब राइजिंग अप द लैडर, तो मैंने एयरफोर्स से 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले करके मैंने फ्रीलांसर साइकोलॉजिस्ट, जिसमें SSB की ट्रेनिंग सर वो मेन थी। इस बीच में मुझे मौका मिला कि मैं श्रीलंका और दुबई जा कर के कुछ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में मैंने पेपर्स भी अपने पुटअप किए। लेकिन बाद में मुझे ये लग रहा था कि जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ जनता तक। शायद साधनों की कमी या टेक्नोलॉजी की कमी। फिर मुझे बाद में पंजाब सरकार से एक ऑफ़र मिला। उनका एक इंस्टीट्यूट है महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली। ओके सर। मैंने इंटरव्यू दिया और उस वहाँ पर आना भी एक तरीके से संयोग था। मेरा एक एक्स कैडेट जो वहाँ पर ऑफिसर था चंडीगढ़ में, तो उसने लोकल न्यूज़पेपर देख करके बताया ट्रिब्यून में कि सर एक वैकेंसी निकली हुई है एंड यू मीट ऑल द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दैट। तो लिया मैंने उसके पेपर के स्निपेट से। देन आई कॉन्टेक्टेड द डायरेक्टर देयर। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो आज ही आखिरी दिन है इंसिडेंटली एप्लीकेशन देने का, बट यू अप्लाई एक थ्रू अ मेल, सब्सिक्वेंटली विल अकोमोडेट यू फॉर द इंटरव्यू, देखते हैं। तो बहरहाल सो काइंड ऑफ हिम, मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर बाद में सॉफ्ट कॉपी भेजी और फिर इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सो 2019 से लेकर के 2022 तक ये 3 साल मैंने आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट में एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सनैलिटी ट्रेनर का काम किया। वहाँ पर कुछ सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशंस बदली, जिसके कारण बाद में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि मैं चाहता तो, मतलब अगर वो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती तो शायद मैं और भी 2-4 साल तक वहाँ पर सेवा कर सकता था। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो 60 साल के ऊपर के हैं उनको यहाँ से अब लोगों को, नए लोगों को चांस देना चाहिए। तो मैं तो 61 साल का हो गया था, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गया। और यहाँ पर अभी मैं 2-3 कामों में मैं बिजी हूँ। एक तो एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एप्लीकेशन मेरी साइकोलॉजी का है वो SSB साइक, जैसा कि आपने बताया सर। और यहाँ पर भी मैंने इसलिए ज़्यादा कोशिश की क्योंकि मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग काफ़ी, जो SSB की कोचिंग बहुत कमर्शलाइज हो चुकी है सर। और लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए वो चीज़ जो इसके रूट्स हैं। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन इसकी कोचिंग, आप गाइडेंस आप कह सकते हैं, शुरू की है। और ईश्वर की दया से मैं आई एम गेनफुली इंगेज ऑनलाइन में देता हूँ। लगभग ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम हैविंग वन और द अदर स्टूडेंट, तो ये करके मैं अपनी तरफ से जो भी आर्म फोर्सेस और समाज की मैं सेवा कर रहा हूँ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। आपकी मेरी मुलाकात परसों हुई थी, 2 दिन पहले हुई है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ लगी मुझे, जो और सबसे ज़्यादा जिससे मैं मतलब प्रभावित हुआ और एकदम से लगा कि नहीं मुझे यार कोई जिसकी तलाश थी वो मिल गया, वो था सर आपका जो प्रेम है सर राम जी के प्रति, रामचरितमानस के प्रति। क्योंकि अक्सर ये धारणा बनाई जाती है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, ये सब धर्म ग्रंथों से और इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं, है ना। मतलब ये मेरा पर्सनल, काफ़ी लोगों से मैं भी इंटरेक्ट किया हूँ सर। तो वो सर आपके अंदर वो नींव कहाँ से पड़ी सर, वो जो आपकी जो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई सर इसकी? देखिए, जहाँ तक हमारा प्रोफेशन है सर, प्रोफेशन ऑफ आर्म्स या आर्मी या आर्म फोर्सेस में, निश्चित रूप से कि हम एक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है सर ये वर्ल्डली ऑर्गेनाइजेशन है, दुनियावी चीज़ है, और इसमें एक एग्रेशन और मतलब यहाँ के जो पर्सनालिटी है, वांटेड पर्सनालिटी ये है कि व्यक्ति को दुनिया से जुड़ा रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए सर। लेकिन इसके अलावा किसी व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं सर, कुछ रीडिंग चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ तक रामचरितमानस और मेरी उसके प्रति जो झुकाव या लगाव है, तो ये मैं अपने विद्यार्थी जीवन से मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा। सर, हम लोग 1980s के हैं और हम लोगों का एक बड़ा ही यूज़फुल और मोटिवेशनल पास टाइम होता था पढ़ना, स्टडीज़। सर, हम लोगों के समय इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, सर। मतलब वो जो चीज़ें जो आज करीब करीब सबको सुलभ हैं, वो चीज़ें नहीं थी। और सुलभ क्या थी? सुलभ थी पत्रिकाएं, किताबें। सर। अब एक पत्रिका आती थी हम लोगों के समय पे, नाम लेना मुझे नहीं लगता है कि उचित लगता है, लेकिन उसने एक मिशन छेड़ रखा था, या अभी भी उस पत्रिका में वो मिशन है कि हिंदू समाज की कुरीतियों के प्रति लोगों को आगाह करना। ओके। और इसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड हैं, और एक सही बात है कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी आड़ में बहुत सी वांटेड अनवांटेड दोनों ही चीज़ें पनपती हैं। उसमें मैंने एक विज्ञापन देखा था एक किताब का, जिसमें लिखा हुआ था हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास। ठीक है, किताब मैंने मंगवाई, अपने पॉकेट मनी से मंगवाई मैंने। किताब को मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक तुलसीदास की बात है, उनके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन उनके बारे में समझते नहीं हैं। एक वर्ग ऐसा है जो तुलसीदास को पूजता है, उनको दिव्य पुरुष मानता है, उनको रामचरितमानस और राम भक्ति की को पुनर्स्थापित कर, रामचरितमानस की प्रणेता और राम भक्ति धारा को पुनर्स्थापित करने का एक बहुत ही आदरणीय और पूजनीय स्रोत मानता है सर। और दूसरा वर्ग ये है जो उनकी निंदा करता है। कुछ उनकी जो जैसे ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इन सब चीज़ों, मतलब इस तरीके की कुछ बातें, या पूजे विप्र सकल गुण हीना, इस तरीके की कुछ प्रसंगों संदर्भों को ले करके उनके बारे में हाईली क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना करता है। तो ये मुझे लगा कि हालांकि मेरे में, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे में इतना विवेक था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं क्यों किसी की साइड लूँ। मैं ये नहीं मान के करके चल सकता हूँ कि वो दिव्य हैं, पूजनीय हैं, या वो निंदनीय हैं। दोनों के बीच में एक चीज़ आती है, एक फेयर एंड जस्ट अप्रोच। क्या होता है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि लिसन फ्रॉम द हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, सीधा उनसे सुनो ना। आज तुलसीदास अपने भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन कम से कम उनका साहित्य है, तो आप उस साहित्य को पढ़ो तो सही। और पढ़ो तो किस तरीके से पढ़ो। अब मुश्किल ये है कि रामचरितमानस के बारे में जो बताने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले से एक साइड लेकर के रखा हुआ, एक स्कॉलस्टिक अप्रोच नहीं है लोगों का। ज़्यादातर लोग पहले से ही एक व्यू बना करके चलते हैं और व्यू को स्थापित करने के लिए रामचरितमानस से उदाहरण देते हैं। सर मेरा यह था कि नहीं, एज अ सीकर आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले तलाश तो करे कि रामचरितमानस में क्या है। जो उन्होंने लिखा वो तो अपनी जगह है, उनका अपना अप्रोच है, उनकी अपनी एक लीनिंग है, उनका अपना एक माइंडसेट है। लेकिन उस माइंडसेट से और आज के संदर्भ में कितना हम ले सकते हैं, कितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे रामचरितमानस में कुछ चीज़ें विशेष मिली। एक तो एक बहुत ही उम्दा काव्य है ना। दूसरी चीज़ कि इस काव्य में एक कथानक तो है, लेकिन कथानक के साथ साथ उसको जहाँ जहाँ
उस कथानक में जो एक क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तुलसीदास ने ऐसी ऐसी नीतियों का निरूपण किया है जिससे हम अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। सर पढ़ता गया धीरे धीरे करके करीब करीब पूरी रामचरितमानस मैंने पढ़ डाली और एक सीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ डाली, है ना। फिर मैंने बाद में उसको थोड़ा और हायर लर्निंग से पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया। जब मैं ये मुझे समझ लीजिए कि एक तरीके से शौक हो गया था, एक तरीके से आप शौक भी क्या कहें, एडिक्शन हो गया था। एडिक्शन हो गया था, वो दिखता है, जरूर दिखता है। तो मैं लगातार पढ़ता और अभी भी पढ़ता ही रहता हूँ। तो बहुत बार तो ऐसा होता है उसका पारायण भी किया, जैसे नवरात्रों में कहते हैं कि पूरा 9 दिन का। बाद में जब मैंने उसको मिलिट्री के सेटअप में रिलेट करना शुरू किया और खास करके सुंदरकांड से, है ना। देखिए 2 चीजें हैं रामचंद्र जी के, 2 या बल्कि 3 रूप हम कहें, एक पुत्र के रूप में सर, एक मिलिट्री लीडर के रूप में और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सर, और चौथा एंगल तो ठीक है भाई, वो मनुष्य के रूप में अवतार हैं। बहरहाल उनकी जो रामचरितमानस में जो वर्णित उनकी जो कथानक हैं उसमें जो हनुमान जी का चरित्र है, उनका अपना चरित्र है, उसमें मुझे काफ़ी कुछ ऐसे सिद्धांत मिले जो कि हम लोग कभी पढ़ते थे अपने मिलिट्री के टेक्स्ट बुक में, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। तो उनके साथ जब मैंने रिलेट करना शुरू किया और बाद में ये मुझे लगा कि 2 चीज़ों के बारे में हम रामचरितमानस से, है ना, समाज को मतलब सचेत कर सकते हैं रामचरितमानस में, या उनकी निगाह में ले आ सकते हैं। जी। एक तो व्यक्तिगत चरित्र कैसा होना चाहिए, है ना। देखिए रामचंद्र जी के बारे में या रामायण के बारे में कहा जाए, जो कथानक है वो कथानक तो बड़ा स्टैंडर्ड है। वो आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगा, आपको बाकी और चीज़ों में मिलेगा, लव कुश रामायण में मिलेगा, आपको इसमें राधे श्याम रामायण में मिलेगा, हिंदी भाषियों के लिए मैं बता रहा हूँ, कंब रामायण में मिलेगा। वहाँ कथानक स्टैंडर्ड है, राम जी थे, रावण जी थे, सीता जी का हरण हुआ, राम जी वापस आए उनको मार करके। ये आपको कथानक के रूप में कुछ प्रेरणा शायद हर जगह से आप ले सकते हैं, लेकिन तुलसीदास ने जिस तरीके से उनको निरूपित किया है ना, वो कुछ मामलों में ऐसा है कि बड़ा ही यूनिक बनता है, बड़ा ही अपने आप में विशिष्टता है उसमें कि वो नीतियां, है ना, इसका निरूपण किया गया और जो कथानक उसको सपोर्ट किया है। अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, प्लीज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अरण्यकांड में देखिए सीता जी का हरण हो चुका है सर, ठीक है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी खोज रहे हैं उनको, मतलब बाकी तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी वगैरह वगैरह सभी को पता है। या कभी कभी वो एकदम जैसे किसी भौतिक पुरुष की तरह से विलाप कर रहे थे, विलाप भी करते हैं, विरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा, ठीक है। उसी प्रसंग से मैं कहता हूं राम और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद है। कभी शायद लक्ष्मण जी को लगा होगा कि सीता जी का हरण मेरी तरफ से हुआ, क्योंकि वो लिखा है ना कि मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण ही डोला, है ना, ऐसे करके तो छोड़ करके वो चले गए थे। तो शायद उनको मन में एक गिल्ट सी फीलिंग रही, तो ग्लानि सी रही होगी। सर। अब देखिए, अब इसको नीति के माध्यम से कहा जाए कि आप इस चीज को पर्सनली मत लें। देखिए कोई भी नीति होती है इम्पर्सनल होती है ना, लेकिन एट द सेम टाइम, है ना, उसको एक खास प्रसंग में महदूद भी नहीं करते। वी कांट कीप इट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर इंस्टेंस। ट्रू वेरी ट्रू। अब वो कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा इसको, कहते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय, राखिय नारी जदप उर्माही, युवती शास्त्र निपति बस नाही। देखिए अब उन्होंने उसको कहा कि देखिए युवती जो है अपने वश में नहीं है, यानी स्त्रियों के स्वभाव के बारे में कहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ तुमको बात कही तो इसको इस तरीके से मत लो कि वो तुम्हारी संबंधी, तुम्हारी भाभी हैं। आप ये स्त्रियों के स्वभाव के रूप में समझ लीजिए, और स्त्रियों के स्वभाव को अगर वो सिंपली एक स्त्रियों के स्वभाव के रूप में कहते तब शायद वो बड़ा एक सिचुएशन स्पेसिफिक हो जाता। तो इसलिए उसको एक जनरल रूप में कहा है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखिय, कि कितना भी शास्त्र अगर आपने पढ़ा हो
कितना भी वेल मेडिटेटेड हो, वेल कंटेम्पलेटेड हो, लेकिन बार बार उसको पढ़ना चाहिए। तो अगर एक सिर्फ स्त्री स्वभाव के बारे में हम बात करें तो बड़ा ही सिचुएशन स्पेसिफिक हो जाएगा सर। तो रामचंद्र जी इसको एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखिय, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, कोई भी किताब हो, कितना भी वेल रेड हो, है ना, उसको बार बार देखते रहना चाहिए। और इसी तरीके से भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, कितना भी राजा की आपने सेवा कर ली, राजा आपको स्पेस दे रहा हो, राजा आपको प्यार कर रहा हो, है ना, लेकिन उसको अपने बस में नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि राखिए नारी जदपि उर्माही, हृदय में स्थान दीजिए, युवती शास्त्र निपति बस नहीं। तो अब ये देखिए कि लक्ष्मण को अपने गिल्ट से उभारने के लिए, है ना, और फिर कथानक को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की नीतियां उन्होंने, तुलसीदास ने अपनाई है। और उस नीति में क्या है? मानव स्वभाव है, एक समझ है सर। तारा को जब विलाप होता है तो ईश्वर ने क्या किया? ज्ञान देकर के माया हरी। सर बिल्कुल सही है ना, बहुत सही। तो वो ऐसे थे कि क्या है, दीन ज्ञान हर लीनी माया चित जल पाग, उसके प्रसंग में आप देखेंगे। सर। तो यानी भावनाओं को आप कैसे नियंत्रण में करेंगे? आप ज्ञान से करेंगे, है ना। तो ये चीजें मैंने एक नहीं, इतनी जगह पर मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नीति निरूपण जो है तुलसीदास जी ने किया, उसको इस तरीके से मैंने देखा। तो मतलब अब फिर क्या कहें कि जितना उसमें डूबो, जो डूबो से आप डूबे श्यामरस ज्यों तो उज्जवल होए वाला हिसाब है। तो इसमें एक डूबने की प्रेरणा मिलती है। फिर मुझे लगा कि हाँ, एक ये बात ज़रूर है कि कुछ जो आलोचक हैं, जो किसी खास प्रसंग की, किसी खास चौपाइयों को लेकर के वो कहते हैं, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है। जैसे मुझसे कितनी बार, जैसे मेरे घर में भी या आसपास के लोगों ने भी ये पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी? क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये कथन किसका है? ये कथन क्या रामचंद्र जी का है? नहीं। जब समुद्र के प्रति रामचंद्र जी ने अपना क्रोध दिखाया है तो समुद्र कहता है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मैं तो जड़ हूं। और फिर क्या कहते हैं कि उसी को, हालांकि ये बाद में कहते हैं कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, उसके पहले कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो समुद्र का अपना व्यू है कि जिस तरीके से ढोल जड़ है ना, गंवार जो अशिक्षित है, और पशु, आपको पता ही है पशु की योनि क्या होती है, और नारी। अब नारी में यहां पर इसको क्वालिफाई करके हमको देखना पड़ेगा, कौन सी नारी? जो शिक्षित नहीं है। और वो ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास किस समाज में पैदा हुए थे। उस समय जो देश और काल की जो परिस्थिति थी, मुगलों का जो शासन था, गुरुकुल बंद हो चुके थे, स्त्री शिक्षा करीब करीब, तो स्त्री क्या बन गई थी? एक तरीके से उसको जड़ रखा गया था। हालांकि अगर कहीं बाकी आप देखेंगे इसमें, तो स्त्रियों के क्या वर्णन किए हैं उसमें। राजा दशरथ कहते हैं, मैं प्रिय पुत्र बधू पुनि पाई। राजा जनक जो है जब वो देखते हैं उनको वनवास के समय में, तो क्या कहते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो, है ना। तो किसी भी चीज के ऊपर एक निर्णय ले लेने या एक स्टैंड लेने की बजाय अच्छा है कि हम उसको पर्सपेक्टिव में देखें। और वो आ सकता है जब आप स्वाध्याय करें। बिना स्वाध्याय किए, हाँ, एक चेतावनी जरूर मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहूँगा कि देखिए, रामचरितमानस को जो एक स्कॉलर के रूप में उसकी व्याख्या करने वाले बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो बाबा जी लोग हैं, है ना, कोई गुरु जी, मैं उनका आदर है, मैं कहता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनके कथन में थोड़ा सा एक बायस दिखाई देता है। मतलब मैं पूरी विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हुए ये कहूँगा कि अगर किसी बायस्ड सोर्स से अगर आप रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे तो आप उनके व्यूज़ को लेंगे, न कि अपना व्यू, स्वतंत्र व्यू आप पाएंगे। अगर आप अपने स्वतंत्र व्यू से एक क्या बोलते हैं उसे, खोजने वाले व्यक्ति की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
सर जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने पॉडकास्ट में बताया था आपको कि जो चौपाई थी, जी बिन सत्संग विवेक न होए। जी जी सत्संग सर केवल दो प्राणियों का ही संग नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने जब ये प्रेरणा मिली मुझे पढ़ने की, मैं मतलब बहुत जल्दी लाइफ में इसमें जुड़ गया था, क्योंकि मेरी माता जी मतलब हमारे घर में बड़ा चलन था, सब पढ़ते, सब भक्ति में स्वभाव था जी। तो सर मैंने देखा है कि जब आप मानस पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, मैं नित्य पढ़ता हूँ, जितनी बार आप पढ़ेंगे, सत्संग आपको रामायण मानस खुद कराएगी, खुद ज्ञान देगी, खुद प्रेरणा देगी कि इसका मतलब क्या है, समझो। और हर बार, और शायद जितने भी मानस प्रेमी हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, वो यही कहते हैं कि जितनी बार हम रामायण पढ़ते हैं, जितनी बार हम मानस पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है, कभी बोरियत नहीं होती। एक ऐसा महाकाव्य है, निश्चित रूप से, है ना। मैथिली चरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र, मतलब इतने महान है। वो कहते, मैथिली चरण गुप्त जी ने कहा उसके लिए, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इतना मतलब राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि कोई व्यक्ति कवि बन सकता है उनके लिए। तो वो वाली बात मुझे नजर आती है। और सर दोषारोपण की बात करें तो सर दोष तो हम जनरली सभी में देखते हैं, आदत होती है। अगर आप देखने बैठेंगे तो हर चीज में दोष नजर आएगा, अपने बच्चे में किसी को दोष नजर नहीं आता, क्योंकि वो प्रेम करता है। विश्वास मानिए उसी प्रकार से मुझे और शायद आपको भी मानस में कोई दोष नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रेम करते हैं उससे। और जब वो शायद वो श्रेणी आती है ना प्रेम की, तो सब चीजें सरल लगने लगती। मुझे मुझ में दोष देख लो, मेरी मानस में दोष मत देखो। देखिए, इसमें मैं कहना ये चाहूंगा, अभी आपने कहा कि दोष, देखिए मानस में दोष आप कहाँ निकालेंगे? राम कथा में निकालेंगे या उसके कथ्य में निकालेंगे या उसके है ना, उसको शब्दों के चयन में अक्सर लोग निकालते हैं। देखिए, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आपसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि रामचरितमानस अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय का मतलब कि ये किसी व्यक्ति की रचना है। और जैसे होता है ना गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों, कोई कवि है अगर अपने आराध्य के बारे में बात करे तो उसके साथ वो डिसएसोशिएट नहीं हो सकता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी उसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी हम बात सत्संग की कर रहे थे ना सर है ना। तो सत्संग में देखिए कि किस तरीके से आपका परिष्कार होता है रामचरितमानस पढ़ने से। एक बालकांड की एक चौपाई का मैं यहाँ पर मुझे याद आती है। प्लीज। वो क्या कहते हैं कि धूम कुसंगति कारिक होई और लिखिए पुराण मन जुमस सोई, और सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। धुआं, सूट जैसे लकड़ी जलाते हैं, कुछ जलाते हैं, दीवारों के ऊपर जाता है, तो कहते हैं कि कुसंगति में, यानी उसको अगर सही हवा न मिले, सही वातावरण न मिले तो कालिक हो जाता है। धूम कुसंगति कारिक होई और लिखिए पुराण मन जुमस सोई, अगर उसको मसी के साथ उसको मसी बना दिया जाए, स्याही बना दिया जाए, रोशनाई बना दिया जाए, तो पुराण लिखने लगता है। अब देखिए रोशनाई क्या है, मूलतः उसका वो कालिक ही तो है, लेकिन कालिक को एक मोटिवेशन, एक डायरेक्शन अगर मिल जाए तो फिर क्या मिलता है, वो पुराण भी लिखने लगता है। और वही धुएं के बारे में क्या कहते हैं, सोई जल अनल अनिल संघाता है। जल, अनल और अनिल, अग्नि और वायु और पानी के साथ मिल जाता है तो हुई जलद जग जीवन दाता, फिर बारिश होने लगती है उससे। तो ये जो सत्संग वाली जो बात है ना, जो आपने कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो ये सत्संग जो है परिष्कार करती है निश्चित रूप से। और रामचरितमानस में सत्संग की तो इतनी महिमा बताई गई है। उत्तरकांड में आप देखिए, तो जहाँ तक सत्संग की बात है तो सत्संग करें, और सत्संग का मतलब है कि अच्छे लोगों की संगति करें, और ज्ञानी लोगों की संगति करने में जो रामचरितमानस से जो आपको रत्न मिलेंगे, जो उसकी जो व्याख्याएं मिलेंगी, जो उसके कथ्य मिलेंगे, वो अपने आप में जीवन का एक दर्शन है और जीवन का मार्गदर्शन है, दोनों है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपने ये बुक लिखी है अहम आवाम वयम जी, इसका मतलब मैं, हम दो और हम सब जी। इसमें सर ये एसएसबी प्रिपरेशन की बुक है, और इसमें मैं देख रहा था कि आपने इसमें मानस का बड़ा सुंदर सा प्रयोग किया है सर। ये लंका कांड की चौपाइयाँ हैं इसमें, कुछ है ना। रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो धीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कहा सहित स्नेहा, और आखिरी तक है महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके रथ अस होई दृढ़ सुनहु सखा मत धीर। ठीक है, तो सर इसका मतलब थोड़ा सा वो बताइए कि मैं इसको रिलेट करता हूँ एसएसबी से। देखिए क्या होता है कि
एसएसबीज में एक जो स्कीम होती है टेस्टिंग की हमारी, हाउ वी टेस्ट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द ऑफिसर्स कैडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसको वो लोग OLQ कहते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। देखिए OLQs क्या है, बेसिकली देर आर सर्टन बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ योर कोर पर्सनैलिटी। ठीक है, और जो कोर पर्सनैलिटी में एक चीज आती है कैरेक्टर। Unfortunately, this character part is not stressed anywhere. People are stressing only the behavioral manifestation of something which fits the scheme of OLQs. तो मैंने कहा नहीं, हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से ये पर्सनालिटी बिल्डअप शुरू होती है। मैं आपको इसके पहले आने से उसको रामचरितमानस का जो चरित्र वाली जो उदाहरण मैंने दिया, उसका आने से पहले एक मैं गीता के 12वें अध्याय का एक आधा श्लोक कोट करना चाहूँगा। सर प्लीज। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासान ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, उसकी पहली लाइन है। कहने का मतलब क्या है कि अभ्यास यानी जो फिजिकल वर्क है, रिपीटिशन है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, जो ध्यान है यानी उसका जो मेडिटेशन है, उसका जो कोर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, मनन और चिंतन। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप ये समझें कि जब हम SSB की तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जैसे मैंने बताया ना, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन नहीं। ये जो प्रसंग है, देखिए रामचंद्र जी एक वॉरियर के रूप में ही इज गोइंग फॉर असॉल्ट, फाइनल असॉल्ट जिसे बोल सकते हैं, ही इज गोइंग फॉर द किल। सामने रावण है ना, अब उसी को मारने के लिए तो सब कुछ हुआ था, बाकी तो छोटे मोटे लोग, उसके वंश कुल, भाई, चाचा, मामा, वो तो उनका संहार हुआ अलग। अब सामने जो है 2 मिलिट्री लीडर्स हैं। अब सिचुएशन देखिए कि रावण रथी है, रावण पूरा रथ पे सज करके आया है, और बेरथ रही तो सन्यासी है ना। तो देखने पर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, जो उनका चाहने वाला है, प्रेमी है, जो उनका भक्ति करने वाला, उसको रावण के सामने देखने पर थोड़ा सा तो डाउट तो होता ही है। वही बात जो है, हालांकि विभीषण ज्ञानी थे, सब कुछ था, लेकिन उनको फिर क्या हुआ कि उस मोह के बस उनको थोड़ा सा संदेह हुआ। वही कहते हैं ना, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कही सहित स्नेहा। वो कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विध जितब वीर बलवाना। आपके पास आर्मर नहीं कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके पास पैरों में जूते भी नहीं है ना, रथ भी नहीं है आपके पास, तो आपके सामने हु इज दैट माइटी एडवर्सरी, उसको आप कैसे जीतोगे। और ये जो है, रामचंद्र जी के ऊपर संदेह नहीं है, रावण का माइट देख करके, रावण की शक्ति देख करके, भाई वो तो रावण के क्लैन का हिस्सा थे, रावण के साथ तपस्या की थी उन्होंने, तो एक संदेह पैदा होता है। अब उस संदेह का निवारण करने के लिए राम जी क्या कहते हैं, देखो, अस्त्रों शस्त्रों से नहीं, लड़ाई चरित्र से जीती जाती है। वही कहते हैं ना कि सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई से स्यंदन आना। वो स्यंदन यानी रथ, जो जिस रथ से विजय होती है ना, वो ये रथ नहीं है, भौतिक रथ नहीं है। ट्रू कहते हैं सौरज धीरज तही कर चाका, शौर्य और धैर्य उसके चक्के हैं। अगर आपको स्वयं पढ़ दें। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ सर। बल बिरंच दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चरण संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन तृण समाना, समजम नियम सील मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। क्या तो अब देखिए, अब इसमें संतोष, यम, नियम, दान, समता, कृपा, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें, ये एक वॉरियर का कैरेक्टर है। अगर आप कैरेक्टर के स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको एक इंडियन आर्मी की कारगिल ऑपरेशन से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सर प्लीज। पाकिस्तान का एक कैप्टन था, और उसको पाकिस्तान का हाईएस्ट जो अवार्ड है, निशाने हैदर, मिला। लेकिन उसका वो किसके कहने पर मिला, आपको पता है? नो सर। हमारे यहाँ के एक ब्रिगेडियर साहब के रिकमेंडेशन पर। वो दैट पर्सन वाज किल्ड इन द ऑपरेशन। उसका नाम था कैप्टन कर्नल शेर खान।
कैप्टन उसकी रैंक थी और कर्नल शेर खान उसका नाम था। जैसे हम लोग के यहाँ पंजाब में कैप्टन साहब कप्तान सिंह, जनरल सिंह वगैरह लिख देते, तो वहाँ भी शायद उसके घर वालों ने उसका नाम वो रखा होगा, जो भी था। दिस पर्सन हैज गिवन अ वेरी ब्लडी नोज टू अस, नो डाउट अबाउट इट, है ना। लेकिन उसको ठीक है भाई, हमारी आर्मी भी तो ऐसा तो है नहीं कि सेकंड टू एनीबडी। बहुत उसने हमको तंग किया, बहुत उसने। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि ही वाज किल्ड इन द एक्शन। हमारे उसने ब्रिगेडियर MPS बाजवा साहब थे, इफ आई एम रिमेंबरिंग हिज नेम, जो कि वहाँ के सेक्टर कमांडर थे। वो मिनट बाय मिनट रिपोर्ट तो पहुँचती रहती है उनकी, है ना। एनीवे दैट गाय वाज किल्ड, और फिर उसकी बॉडी पाकिस्तान जब भेजी जा रही थी, पाकिस्तान ने तो इनिशियली आपको पता है रोग नेशन है, दे हैव मैं ना कि उन्होंने अपने लोगों की बॉडी लेने से इनकार ही कर दिया था, लेकिन बाद में चलो ठीक है। इन्होंने, हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उसके साइटेशन के बारे में, है ना, कि दिस बॉय हैज, दिस यंग ऑफिसर हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैलेंट्री इन द फील्ड, ऐसे करके उसकी कॉफिन में डाल दिया। अब ये देखिए वॉरियर का कैरेक्टर है। जीते हम, कौन जीता? हम ही जीते ना। लेकिन हमने शत्रु की वीरता का भी सम्मान किया। यस। रावण के और रामचंद्र जी के उसमें भाई संसाधन आप देखेंगे रावण के पास अधिक थे, ठीक है, शक्तियां रावण के पास, तपस्या की शक्ति वगैरह सब कुछ थी, लेकिन एक चीज जो रावण जहां पर चूका है वो चीज है चरित्र। और ये जो OLQs की जो लिस्ट है, जब मैं समझाता हूं अपने तरीके से, मैं कहता हूं पर्सनल इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट थिंग विच यू मस्ट ऑनर एंड विच मस्ट बी डिस्प्लेड इन ऑल रिस्पॉन्सेज, बी इट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, या अब मान लीजिए कि पर्सनल इंटीग्रिटी की बात आती है। हमारे यहाँ एक SSP की स्कीम में जैसे ग्रुप टेस्टिंग टास्क होता है सर, ग्रुप टेस्टिंग टास्क के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। एक नियम ये होता है कि आपके पास ग्रुप में जितने लोग हैं उनके पास कुछ मटेरियल भी होता है, एक हेल्पिंग मटेरियल होता है और एक जो है लोड होता है। कोई भी चीज़ ग्राउंड टच नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर आपको वॉक करना है। कोई भी चीज़ अगर होती है, कोई भी चीज़ टच करती है ग्राउंड में, तो वंस अगेन कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्ट ऑफ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रोप होता है, रस्सा होता है ना भाई, आप यू आर नॉट माइंडफुल कि उसकी लेंथ कहाँ तक है। तो रस्सा अगर जमीन पर टच हो जाता है, अब यहां पर देखिए ग्रुप में दो तरीके की रिस्पॉन्स होती है। चल यार चलने देते हैं, जीटीओ ने तो देखा ही नहीं, लेकिन जीटीओ तो बहुत शार्प है। लेकिन एक जो ऑफिसर मटेरियल है वो क्या कहेगा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रूल्स। अगर हमको ये है कि रस्सा भी अगर छू गया है तो टेक वन गाय, टेक one guy should take this rassa to the starting line and once again it should be reaching the same point. तो ये जो पर्सनल इंटीग्रिटी है ना, ये वॉरियर का कैरेक्टर है, और वो उसकी सबसे ज्यादा अगर कहीं मिसाल मिलती है तो मानस में मिलती है, और इस पर्टिकुलर जो अभी हम लोगों ने उसके बात किया वो मिलती है कि कितना भी बड़ा योद्धा आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास चरित्र है। अरे आप दूसरी चीजें देखिए ना, वो केसरी वाली फिल्म आपने देखी होगी, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी का, इट्स अ रियल इंसिडेंट। Many 1,000 Afghans they have attacked and only 21 Sikhs were there. रिकॉर्ड में आता है कि उन्होंने हजारों को मारा। कैसे? अब बताइए, 21 लोग हैं और ये नंबर अनस्पेसिफाइड है। कुछ लोग कहते हैं 5,000 आए, कुछ लोग कहते हैं 6,000 आए, कुछ लोग 8,000 आए, और कितने को मारा भी गया ये भी अनस्पेसिफाइड है। कुछ लोग कहते हैं 3,000 को मारा उन्होंने। लेकिन जो 21 आदमियों ने हजारों को तो कम से कम फेस किया ही होगा, सरेंडर नहीं किया। ऑल ऑफ देम वर मार्टर्ड, ऑल राइट। तो ये जो कॉज है उसके लिए अपने आप को कमिट करना, यही आपको सबसे बड़ा जो वॉरियर बनाता है। अगर आप में चरित्र है तो साहस है। करेज की हमारे यहाँ दो डायमेंशंस मानी जाती, एक फिजिकल करेज है और एक मॉरल करेज है। एक चोर है, मान लीजिए, वो बड़ी ऊंची दीवार फांद करके जो जाता है, बड़ा फिजिकल करेज दिखाता है, 10 फीट ऊंची दीवार पर टाप जाता है, और वहीं पर एक बुढ़ा खांस दे, फिर क्या होता है, भाग गया वापस। उसके पास वो मॉरल करेज नहीं है। तो ये जो आपने जो बात कही किताब में, मैंने इसी बात को करने के लिए कि देखिए सबसे बड़ा फैक्टर एक वॉरियर में करेज का होना चाहिए, और उस करेज के लिए आपका मॉरल फाइबर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सर अभी जो आपने डिस्कस किया हम लोगों ने ना, उसमें सर मुझे एक चीज़ और चीज़ समझ में आई कि
कैरेक्टर आप ओवरनाइट बिल्ड नहीं कर सकते। कोई कोचिंग आपको कैरेक्टर बिल्ड करके नहीं देगी, कोई भी टीचर आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर सकता। आई थिंक वो कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है, इसलिए बोलते हैं संस्कार जो है ना घर से उत्पन्न होते हैं। तो अगर आपके बच्चे या आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन कुछ अच्छा करें जीवन में और उनके अंदर संस्कार आएँ, तो आई थिंक सबसे पहले माता पिता को बदलने की आवश्यकता है, उनको सुसंस्कृत होने की आवश्यकता है और लोगों तक, अपने बच्चों तक वही संस्कार तभी पास हो पाएंगे। तो सर एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि अगर मानस का अध्ययन किसी घर में होता है, एक तो वो है कि सुविचार आते ही हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अगर सुमति है, और सुमति मुझे मेरे हिसाब से सर मानस या कोई भी धर्म ग्रंथ घर में हो, जैसे अभी लास्ट पॉडकास्ट हमारा भारती मैम के साथ हुआ था, जो CMS की वो है फाउंडर है, डॉक्टर भारती गांधी जी डॉक्टर भारती गांधी जी। तो उन्होंने भी कहा था कि हम बताते हैं किसी भी आप धर्म के हैं, लेकिन अगर घर में धर्म ग्रंथ है और आप, क्योंकि सारे शायद धर्म ग्रंथ जो है वो सब नैतिकता का ही पाठ पढ़ाते हैं, मोरल वैल्यूज वहीं से आती हैं शायद। तो सर उसमें आप कितना मतलब इस पर आप जोर डालते हैं, आप कितना सजेस्ट करते हैं लोगों को कि घर में ये स्वाध्याय या अध्ययन या चर्चाएं होनी चाहिए? सर आपकी बात बहुत समीचीन है, बहुत पर्टिनेंट है, बहुत एप्ट है। और मैं आपको बताऊं कि अपने बच्चों के साथ एक टाइम आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे करके मैं उसका इंटरप्रिटेशन में देता था। देखिए, जहाँ तक मानस की बात है या किसी धर्म ग्रंथ की बात है, मैं विशेषतः मानस की बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़े समाज के साथ ये मतलब लोग परिचित हैं। अगर मैं ज़ेंड अवस्था की मैं बात करूं तो सब आदर या त्रिपिटक ग्रंथों की बात करूं तो वो ग्रंथ सुलभ नहीं है और उसके साथ लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मानस की बात है तो लोग बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि उससे सीखते क्या है लोग। 2 चीज़ें एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कहता हूँ कि जो आपने जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, एक तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है कि देखिए, 2 व्यक्ति हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वी आर ऑल यूनिक इंडिविजुअल्स, नेचर हैज मेड अस यूनिक, वेरी वेरी यूनिक, वी आर कॉमन ऑल राइट बट येट वी आर डिफरेंट। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कहीं आपके व्यूज़, आपका इंटरेस्ट है ना, आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, आपके गोल्स है ना कहीं दूसरे के साथ उसमें असहमति होती है। मान लीजिए कि बाप कहता है कि आप इंजीनियरिंग करो, बेटा कहता है मैं NDA जाना चाहता हूँ। क्लैश ऑफ थोड़ा सा व्यूज़ हो गया। पिता कहते हैं कि बेटी की शादी जो है BA करते ही कर देनी चाहिए क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। बेटी कहती है मुझे करियर बनाना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चांसेस। ये तो बहुत सिंपल एक सोशल व्यूज़ के बारे में बात करता हूँ सर। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब घर में एक अनड्यू कंपटीशन होता है, भाइयों में होता है कि किसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल रही है, परसेप्शन की बात है, वो परसेप्शन से भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अगर आप रामचरितमानस को देखेंगे तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मिलता है ना, इसके बारे में आप अपने बिना इमोशनल हुए, रामचंद्र जी का पूरा चरित्र आप देखिए, हनुमान जी का पूरा चरित्र आप देखिए, है ना। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से दूसरे का सम्मान करते हुए, है ना, दूसरे को उसके एक क्वालिटी ऑफ एम्पैथी भी होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ सम अदर पर्सन। तो एक तो बहुत बड़ा, क्योंकि रामचरितमानस जिसने पढ़ा है ना, और पढ़ा और गुना है उसको, वो व्यक्ति उसका जो वो कभी नैरो नहीं हो सकता है। ये मैं मान करके चलता हूँ कि उसका उत्तरोत्तर, जिसे कह सकते हैं कि उसके जो दृष्टिकोण का विकास ही होता है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, चरित्रों में वैरायटी है, मतलब बानर हैं, भालू हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं। कहीं भी आप देखिए कि किसी के भी प्रति कोई बायस नहीं है। इतनी सारे तरह के लोग हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, सबकी यूटिलिटी दी गई है उसमें। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाली जो बात है ना, एक मैं कहता हूँ कि हर परिवार में जो मानस पढ़ता है वो कम से कम इतना उदार हो जाएगा कि पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे नहीं, और होंगे भी तो इस बड़ी अच्छी तरीके से इसका रिजोल्यूशन होगा।
सर एक और छोटा सा प्रश्न था, जो सर आप कोचिंग कराते हैं या मतलब लोगों से आप लोग गाइडेंस देते हैं आप जी। उसमें सर क्या मतलब चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं या कुछ मतलब प्री रिक्विजिट होता है बच्चे के अंदर कि अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तभी वो आप उसको गाइड कर पाएंगे या मोल्ड कर पाएंगे? देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट और ख़ास करके एजुकेशन के फील्ड में होने की वजह से मैं ये मान करके चलता हूँ कि एवरीथिंग कैन बी लर्नड। एक कोई मिनिमम कोई एक क्वांटिफिकेशन नहीं है। हाँ, मतलब बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटेलिजेंस है, उसका हम टेस्टिंग अलग तरीके से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वो एसएसबी में आने से पहले वो उसको एक रिटन एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। सर तो उसमें एक सिलेबस होता है, उसमें रीजनिंग होती है, वो दिखा देता है। हम ये मान करके चलते हैं कि लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि लोग, वही बात होती है ना कि वो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, जो आपने कहा ना कि संस्कार या कैरेक्टर ओवरनाइट बिल्ड नहीं होते हैं। मुश्किल है कि आज के ज़माने में लोगों को उतना धैर्य नहीं है और लोगों के पास एक्सपर्टीज़ भी नहीं है कि किस तरीके से अब उसको जॉब ओरिएंटेशन के साथ उसमें जो पर्टिकुलर क्वालिटीज़, देखिए जैसे बात मैं बताऊं कि डिफेंस ऑफिसर्स जिसका मैं गाइडेंस देता हूं, उसमें एक क्वालिटी होती है ग्रुप ओरिएंटेशन। सर आप लीडर हैं, लीडर होने के लिए आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, यानी आप लोनर नहीं हैं, असोशल आपको नहीं होना है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आपका सोशल सर्किल इट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल, जॉब के मामले में कह रहा हूं, जैसे कोई प्रोफेसर है, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, क्लास में लेक्चर देते हैं, उनके पास 2-4 रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनका एक फ्रेंड है या 10 फ्रेंड है, डजंट मैटर। हिज सोशल लाइफ और सोशल ओरिएंटेशन हैज गॉट नथिंग टू डू एज फार एज हिज प्रोफेशन इज कंसर्न। ट्रू सर, ट्रू। लेकिन एक मिलिट्री ऑफिसर जो एक सेक्शन, एक बटालियन, उसमें काम करता है, जिस तरीके से वो काम करता है, उसके लिए तो ग्रुप में रहना उसका मतलब एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ट्रू सर, ट्रू। तो अब यहाँ पर जो आप जो मिनिमम की जो बात कर रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपको सोशली ओरिएंटेड होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि सोशली ओरिएंटेड आदमी क्यों नहीं हो पाता है? बहुत लोग ऐसे होते हैं। आप गांव में देखिए, आज भी आप पूछें कि भाई हमें संतोष जी का घर वहाँ पर जाना है, चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं, वो आपको घर तक छोड़ करके आएगा और आपका दरवाजा खटखटा के बोले, संतोष जी आपके मेहमान आए। ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर है ना विश्वास ज़्यादा है। ट्रू सर, ट्रू। एक बच्चा दिल्ली का है, भाई साहब ये सड़क कहाँ पर जाती है, द्वारका सेक्टर 10 में जाएगी, हमें नहीं पता, जानता भी होगा तो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ये बताया गया है कि जो अजनबी हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो बच्चा क्या होता है कि ये इसकी लर्न्ड एक उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, इसकी खुद की सीखी हुई प्रवृत्ति बन जाती है। तो मैं अपने ओरिएंटेशन में क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेता हूँ शुरू में, फिर मैं उनको बताता हूँ, देखिए मेरे पास उतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आई नो कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप किसी को उसके प्रति अवेयर करा देते हैं, आफ्टर दैट द पर्सन कैन टेक ऑन ऑल बाय हिमसेल्फ, है ना। तो मैं उसको अवेयर करा देता हूँ। हाँ, बाकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फिर बीच बीच में उसको मैं बोलता रहता हूँ कि आई एम अवेलेबल टू यू एज अ मेंटर गाइड, है ना। अगर आपको बीच बीच में कोई किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो इट्स अ कंटिन्यूस गाइडेंस, बट यस, ये मैं मान करके चलता हूँ कि ये पूरे सिस्टम में। और एक और बात मैं बताऊँ कि अगर मैं किसी से कहूँ कि तुमको 1 साल लग जाएगा, तो बंदा प्रेफर करता है कि उस आदमी के पास जो कहता है कि मैं तेरे को 21 दिन में मैं अफसर बना दूंगा। भाई उसकी भी तो एक्सपेक्टेशंस है, जो टेकर है, जो गिवर है, वो तो सही बात समझा रहा है ना। ट्रू, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। लॉन्ग टर्म ही आपकी जो बात है, देखिए बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरिंग। यस, अपीयरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज बीइंग। और बीइंग के लिए तो डेफिनेटली यू रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म एंड स्लोली बिल्ट अप अप्रोच, स्लो एंड स्टेडी, ओनली देन यू कैन हैव दीज क्वालिटीज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा जी। लास्ट सवाल ये कि सर जो बच्चे एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीडीएस उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर उनको एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए बेसिक चीज़ें क्या अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करनी चाहिए सो दैट उनको हेल्प मिले और उनका रिकमेंडेशन हो जाए? सर देखिए, पहली बात तो है कि ये सोशली आपको, है ना, सोशल
एक तो सोशली ओरिएंटेड और सोशल पर्सनैलिटी इज नॉट वेरी फेवरेबल पर्सनैलिटी। ओके। दूसरी बात यह है कि आपको लव फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर है ना। देखिए स्पोर्ट्स और एडवेंचर में क्या, जैसे एनडीए में आप जाएंगे ना तो आपको घुड़सवारी सिखाई जाती है। आज ऐसा नहीं है कि घुड़सवारी का कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन है उसमें, लेकिन घुड़सवारी हम क्यों सिखाते हैं, बॉक्सिंग हम क्यों सिखाते हैं, क्योंकि यू शुड नॉट माइंड इंजरीज। घोड़े से गिरेंगे, टेक इट स्पोर्टिंगली। तो लव फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इज अ वेरी वेरी एसेंशियल स्टेप। सॉफ्ट रह करके आप है ना, बिना खेल कूद में, बिना एडवेंचरस चीज़ों में हिस्सा लिए आप में वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो सकती हैं जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर में चाहिए। ओके। देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री ऑफिसर दो सिचुएशंस में, जैसे उसको काम करने का जो होता है उसकी जो प्रोफाइल है, एक तो वॉर सिचुएशन में या वॉर लाइक सिचुएशन में। वॉर लाइक सिचुएशन में क्या होता है कि ऑफिसर्स, जेसीओज, मैन, दे आर इन वेरी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। There's nobody who is having a special privilege। ठंड है तो सबको है, ठीक है। आप जा रहे हैं पेट्रोलिंग पे, ऑफिसर भी जा रहा है आपके साथ, जेसीओ साहब भी जा रहे हैं, मैन भी जा रहे हैं। एवरीबडी इज इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। खतरा सबको बराबर का होता है। ट्रू। ठीक है। लेकिन जब आप पीस टाइम पे होते हैं, जैसे कैंटोनमेंट की सिचुएशन में कह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो ऑफिसर्स के जो स्पेस है, प्रिविलेज है, तनख्वाह है, जो कंडीशंस हैं, कंफर्ट्स हैं, निश्चित रूप से टू कंपनसेट फॉर हिज स्टेटस मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि यू शुड ऑलवेज बी अ लीडर एंड नॉट अ साहब। हाँ, साहब ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक और उनकी जो मिलिट्री की स्टडी आप देखेंगे तो देखेंगे वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिस, ऐसा नहीं है कि बाय एनी मीन्स दे आर इन्फीरियर टू अस या उनकी ट्रेनिंग, लेकिन उनके दिमाग में साहबी है। वो अपने मेन के साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमारा ऑफिसर कनेक्ट करता है। ट्रू सर, ट्रू, वेरी ट्रू सर। तो ये जो बात है कि आपके दिमाग में साहब, इट हैज़ टू बी कॉशन्ड राइट फ्रॉम बिगिनिंग। और मैं तो बल्कि अपने प्रिपरेशन स्टेज पर ही मैं कह देता हूँ कि देखो, जो आपको OLQs में जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, कि आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, स्पीड ऑफ डिसीजन जैसे इसे बोलते हैं, जो भी जो चीज़ें, लेकिन उसमें एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ साहब। This should not go into your mind. Keep this factor consciously always in front of you. मैं तो सुंदरकांड को ऐसे ही देखता हूँ कभी, मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरकांड में अगर हनुमान जी होते हैं उनका नाम होता है मेजर हनुमान सिंह, है ना। हाँ, क्योंकि अपने जिस हिसाब से उन्होंने, और जामवंत होते शायद कर्नल होते या उस समय कमांड कर रहे होते, उन्होंने बोला तो वो चले गए, फिर किस प्रकार से उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को समझा के गए हैं। तो वो जो प्रसंग है सर अपने आप में है, मतलब बहुत उम्दा प्रसंग है कि आपको कौन कौन सी क्वालिटी, अतुलत बलधामम हेम शैलाब्देहम धनजीवन किसान ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य होने के बाद भी कितना विनम्र रहना है, वो शायद जो मैं भी ऑफिसर से मिलता हूँ, आर्मी ऑफिसर से, तो मुझे भी दिखता है कि सर वो चीज़ है यहाँ पे, मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो भी होता है। लेकिन मतलब, और शायद यही चीज़ें सर एकेडमी में समझाई जाती होंगी या सिखाई जाती होंगी कि देखिए कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया ना कि कुछ चीज़ें तो आपके पारिवारिक संस्कार से, आपकी अपब्रिंगिंग से आती हैं सर। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये सिलेक्शन सिस्टम प्रूफ है। कोई भी जहाँ पर ह्यूमन सिलेक्शन होता है, चाहे वो जहाँ पर असेसमेंट और जजमेंट होता है, ह्यूमन जजमेंट, देखिए देयर आर टू वर्ड्स मैं आपको बताऊँ, एक तो होता है मेजरमेंट और एक होता है असेसमेंट। असेसमेंट एक ह्यूमन फैक्टर है, मेजरमेंट जो एक साइंटिफिक फैक्टर है। आपकी कितनी हाइट है ये असेस नहीं होगी, आपकी हाइट क्या होगी, मेजर होगी। तो ये काम तो हमारे डॉक्टर साहब करते हैं, है ना, कि आपका RBC कितना है, वो सब वो मेजरमेंट डॉक्टर करता है। असेसमेंट हम SSB के लेवल पर करते हैं। जहाँ कहीं भी असेसमेंट होता है वहाँ पर एरर होती ही होती है। ओके, 100% नोबडी कैन क्लीन। इस सिस्टम में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, स्नीक इन करके आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, रियल एक आध केसेस मैंने खुद हैंडल किए हैं एज ए काउंसलर एट एयरफोर्स अकेडमी, जहाँ पर मेन ऑफिसर्स सब में एक कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर आ जाता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए कि एक ऑफिसर है, वो उसने किसी की गलती को पॉइंट आउट किया, सुधारने का मौका दिया, उसने रिपीट किया, एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन दी
पेशेंस ऑफ द ऑफिसर्स दैट वेयर्स थिन और इट जस्ट चला जाता है। मान लीजिए उसने किसी हार्ड वर्ड्स में कर दिया। अब नाउ यू सी द रिएक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑन हुज द पर्सन हैज गिवन अ लिटिल बुलशिट और जो भी आप कह सकते हैं, है ना, हार्ड वर्ड्स में। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, he will take it in his stride. एक्चुअली जो ऑफिसर होता है, जो यूनिट का जो कमांडर होता है या उसका जो फॉर्मेशन कमांडर होता है, he replaces the position of your father at home. yes. अगर किसी बंदे ने, अगर उनके अपने घर में फादर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बीइंग अ फादर एवरीबॉडी इज परफेक्ट, ऐसे फादर्स भी होते हैं जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, जो दे डोंट टेक केयर अबाउट द फैमिली। लोगों के मन में थोड़ा सा फादर के लिए एक हिडन एग्रेशन भी मैंने देखा है, होता है सर। ट्रू है ना। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, है ना, ऑन बीइंग पुल्ड अप बाय द ऑफिसर, ये डिपेंड करता है कि उसने अपने परिवार में संस्कार कैसे देखे। इसका मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन देखा है। तो वो जो आपकी जो बात है ना, कि परिवार, संस्कार और ये सब सारी चीज़ें, उसके एप्लीकेशन यहाँ पर हैं। अब बात आती है आपकी, थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा आपके, प्लीज। आपने जो जामवंत ने जब हनुमान जी को, तो देखिए एक तो हनुमान जी को वो शाप था कि वो चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो जब बचपन में बड़े चंचल थे, फिर ऋषियों ने जो है मतलब उनको बोला कि तुम्हारे बल का स्मरण नहीं रहेगा ना। अब जो बात आती है, आपने कहा ना जामवंत जी शायद वो कर्नल साहब होंगे या जो भी है, एग्जैक्टली। अब उनको पता है जब पार्टी चल रही है वहां से खोजने, किष्किंधा से जब खोज के लिए चल रहे हैं, हनुमान जी इज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द ट्रूप सर। हाँ, और हनुमान जी ने, अगर आप किष्किंधा कांड पढ़ेंगे तो उसमें आता है ना कि निज निज बल सब ही कर भागा। हाँ। सब लोगों ने बताया कि मैं इतना कर सकता हूँ, उतना कर सकता हूँ। बिल्कुल। और फिर क्या कहते हैं, अंगद कहते हैं कि मैं एक तरफ तो मैं जा सकता हूँ, मैं पा रहा, लेकिन फिर संशय कुछ फिरते ही बारा। जी, संशय कच फिरते ही बारा। ट्रू। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए लीडरशिप क्वालिटी का। हनुमान वो ये मार्गदर्शक मंडल में है जामवंत जी, सर। वो कहते हैं कि जामवंत कह तुम सब लायक पठिए कि तुम्हें सब ही करना है। जामवंत में बुद्धिमानी है, लेकिन अंगद में एनर्जी है। तो कहते हैं एनर्जी वेस्ट मत करो। हाँ, ठीक है, मैं तुमको अभी नहीं भेजूंगा। अब जो है यहाँ पे हनुमान जी की जो शक्तियों को याद दिलाते हैं वो, है ना। तो पहली बात की देखिए लीडरशिप फंक्शन क्या है कि टू फाइंड आउट विच सबऑर्डिनेट इज टू बी एक्टिवेटेड एट व्हाट टाइम। इसमें सर एक चीज मैं और ऐड करूंगा जी। इसमें एक और लेसन में सीखने को मिलता है, ये कि हमें दुश्मन के बारे में सब पता होना चाहिए। अंगद को एक श्राप था कि उसे सिर्फ अक्षय कुमार मार सकता है। ये कभी और जब अगला पॉडकास्ट करेंगे तब मैं कथा सुनाऊंगा आपको। ठीक है। अक्षय कुमार को अंगद बड़ा परेशान करते थे, क्योंकि एक ही कुलगुरु में उसमें पढ़े थे, मतलब हाँ, उनके पिता बाली जो है, अंगद के पिता बाली रावण के साथ एक ही उसमें पढ़े थे, एक गुरु के परिवेश में रहे थे ये, तो ज्यादा उनको पोक करते थे। तो अंगद का मारने का जो वो था, जो वो वरदान मिला था, वो सिर्फ अक्षय कुमार को मिला था। इसलिए ये बात जामवंत जी को पता थी, इसलिए उन्होंने नहीं भेजा इनको। और हो सकता है बात है। तो अब जब जैसे आपने इसकी बात की, इंटेलिजेंस की बात की या उसकी ये बात की, तो आप देखिए शुक और सारण का प्रसंग जो है सर, ये तो बहुत साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस जो आज की जो आर्मी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है हेविली, प्रायर इंफॉर्मेशन के ऊपर। सर जब ये विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूध पठाए। और रामानंद सागर जी की उसमें देखिए, अगर रामायण में देखिए, तो रावण जैसे विभीषण जाते हैं, रावण इशारा करता लग लो पीछे भाई। सही है ना। तो ये तो बहुत ही एक जो सर वो मैंने बीच में बोल दिया तो वो रह गया। हनुमान जी वाला इंट्रोडक्शन करा रहे हैं जब उनको, जोश दिला रहे हैं। हाँ, तो जोश दिला। अब देखिए क्या होता है कि जोश दिलाना ही एक चीज नहीं होती है, कन्विंस कराना भी होता है उसको एक कॉज के साथ है। अब वो कहते हैं कि भाई तुम बली तो हो, लेकिन इस बल का एक कारण है। राम काज लगी तब अवतारा, प्लीज टेक इट। कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है किसी नोबल कॉज के लिए हुआ है। और उसके बाद तुरंत स्तुनता ही भय पर्वताकारा। इसके पहले भाई बल है तो क्या, बट बल इज फॉर अ पर्टिकुलर नोबल कॉज, है ना। और उसके बाद तो फिर उनके सारे गुण एक वॉरियर के उसमें सडनली आ ही जाते हैं। तो अब जोहारी विंडो में क्या होता है ना कि एक मैट्रिक्स है। ओके। मैट्रिक्स में दो लोग होते हैं, एक तो सेल्फ और दूसरा जो अदर्स।
ठीक है। सेल्फ को अपने बारे में कुछ पता होता है, नोन टू सेल्फ, और कुछ अपने बारे में नहीं भी पता होता है। इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं, अदर्स हैं, जैसे आप हैं या ग्रुप में कोई और मेंबर्स है, उसको इस सेल्फ के बारे में कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। तो ये करके जो है 4 परिस्थिति बनती हैं, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, है ना, अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, यस नोन टू सेल्फ, नोन टू एवरीवन। तीसरी सिचुएशन बनती है कि नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स, एंड चौथी अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। अब इसमें जो सेकंड जो ये इन लोगों ने, जिन साइंटिस्ट ने दिया, जो विंडो, ओके, जोसेफ एंड हैरिंगटन, इन्होंने एक उसको जो सेकंड पोजीशन थी, यानी नोन टू अदर्स, अननोन टू सेल्फ, यस, ये परिस्थिति जो कहते हैं, इसको उन्होंने दिया है ब्लाइंड स्पॉट। इसका नाम ही दिया ब्लाइंड स्पॉट। यानी मैं अपने सबऑर्डिनेट को जानता हूं कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, वो अपने बारे में खुद नहीं जानता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रिकमेंडेशन है कि 3 चीजें हैं, इन्फॉर्म हिम, मोटिवेट, कन्विंस हिम एंड मोटिवेट हिम। यस। तो ये तीनों जो आज के साइंटिस्ट जो इस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे मानस के अलग अलग बिहेवियर्स में, मतलब लोगों के चरित्र, जो कैरेक्टर्स के बिहेवियर, उनके इंटरेक्शन में ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि इन्फॉर्म हिम, कन्विंस हिम, मोटिवेट हिम। बड़ी सुंदर चौपाई है सर उस सम की, पवन तनय बल पवन समाना। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि वो अब उनको बाप की तारीफ करी, मोटिवेट भी कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। तो इन्फॉर्म हिम, मोटिवेट हिम, अब कन्विंस हिम एंड मोटिवेट हिम, ये 3 चीजें है ना। तब फिर सुंदरकांड शुरू होता है। तब उसके बाद तो वही टर्निंग पॉइंट है सर, सुंदरकांड। सर, ये उम्मीद है सब लोगों को ये हमारा जो अभी छोटा सा वार्तालाप हुआ है सर पसंद आया होगा, और आपका सर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर उम्मीद करेंगे सर कि इसको हम आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें कवर कर सकते हैं। समय का आपका अभाव है सर, आपको जलना भी जाना भी है, तो इसको हम आराम से सेकंड पार्ट में कवर करेंगे सर। और दिल से सर आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे कम से कम इस लायक समझा। देखिए, मैं बेसिकली एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई मानस, मेरे जीवन में एक स्टडी का मटेरियल रहा है ना, और इसको मैं रिलेट करता हूँ जीवन के, और उससे मैं सेल्फ गाइडेड मैं होता हूँ। ये शायद मेरे अपने चरित्र के निर्माण के लिए और मेरे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए मुझे उससे एक शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और एक गाइडेंस मिलती है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को कभी मानस का मर्मज्ञ, क्योंकि देखिए उसके लिए दूसरा ओरिएंटेशन होना चाहिए। हम तो एक दुनियावी निगाह से देखते हैं कि स्टूडेंट सर कैसे भी देखते हो। तुलसीदास जी ने यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है कि संत कौन है। मैं तो आपको संत के रूप में देखता हूँ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। आप तो सर आप उनकी लीला ही बखान कर रहे हैं, और परहित अपना हित छोड़कर दूसरों के हित में लगे हुए हैं सर। तो संत हमारे लिए सर आपकी विनम्रता और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। हम मिलते रहेंगे, और मेरा ख्याल कि बहुत सारे, देखिए कि अब जो है, अब अभी तक तो हम जो भी बता रहे थे मानस और उसके बैकग्राउंड के बारे में, या थोड़ा बहुत हमने रिलेट किया उसको। सर बहुत सारे और भी आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, इंस्टांस मिलेंगे, नीतियां मिलेंगी जिनको एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अपने आप में ले सकता है सर लीडर्स को। तो मेरा ख्याल है कि कभी इसको अच्छा तो ये होगा कि हम एक श्रृंखला प्लान करें जिसमें अलग अलग पक्का अलग ये कमेंट्स में अपने हम व्यूअर से पूछेंगे। अगर उनको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कंटिन्यू करें, ऐसे हम तो कंटिन्यू करेंगे, आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम कवर करें तो हम सर को दोबारा बुलाएंगे और निरंतर बुलाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने यार दोस्तों तक, फैमिली तक ज़रूर शेयर करिएगा, और लोगों को बोलिएगा कि इसको पूरा समझें और पढ़ें। तो किसी न किसी घर में बच्चे हैं, एनडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और समझ में आएगा कि किस प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए चरित्र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो जिसका निर्माण है वो मानस से किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगा। इन सभी के लिए सर बहुत बहुत सर जो कुछ आपने ज्ञान दिया सर उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद है सर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय